जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अचीवर्स में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अग्निवीर में टेक्निकल वालों के लिए बहुत सारे बोनस मार्क्स की बारिश हो रही है। आपको अलग अलग फील्ड में, जैसे ITI के लिए अलग, डिप्लोमा के लिए अलग, NCC सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग आपको बोनस मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा एफर्ट हम भी क्यों ना लगाएं ताकि हमारा सिलेक्शन तो पक्का हो ही जाए। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ टेक्निकल की तैयारी करते जाइए। यहाँ पर मैं टेक्निकल की आप लोगों के लिए क्लास लेकर आती रहती हूँ, तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाइए और अपना जो प्रैक्टिस है वो पूरी तरह से अच्छे से कर लीजिए ताकि आप लोग इस एग्ज़ाम में फाइनली सिलेक्ट हो ही जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर विद्युत चालक तार सामान्यतः किसका बना होता है? तो जो कंडक्टर है ऑब्वियसली वो ऐसी धातु का बना होता है जो कि विद्युत धारा की चालक हो, सुचालक हो। तो बहुत इनमें सबसे अच्छी धातु कौन सी विद्युत की सुचालक होती है? तांबे की। और सोचने की बात ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने घरों में जो वायर देखेंगे उसमें जो तार होते हैं वो कॉपर, ये तांबे के होते हैं। फ्यूज़ तार, फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि ये किसका बना होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसका सिद्धांत यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, जो फ्यूज़ तार है वो क्या होता है, जब भी विद्युत धारा का लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ने से क्या होता है, जो फ्यूज़ तार है वो पिघलने लगता है। तो पिघलने लगता है तो इसका मतलब ये है कि इसका सिद्धांत क्या होना चाहिए, क्या रासायनिक प्रभाव होना चाहिए, यांत्रिक प्रभाव होना चाहिए, ऊष्मीय या फिर चुंबकीय। तो फ्रेंड्स, ये ऊष्मा का प्रभाव के सिद्धांत पर ही ये काम करेगा, तभी तो वो जैसे उसको लोड बढ़ेगा तो वो क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका गलनांक क्या होना चाहिए, इसका प्रतिरोध, इसकी चालकता। तो इसका गलनांक कम होना चाहिए, इसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और इसकी चालकता भी क्या होनी चाहिए, उच्च होना चाहिए। ध्वनि के तीक्ष्ण अथवा मंद होने के गुण को क्या कहा जाता है? क्वालिटी ऑफ साउंड बिंग शार्पनेस और स्लोनेस। तो इसकी जो शार्पनेस और स्लोनेस, इसका मंद और तीक्ष्ण, ये क्या बताता है, तारत्व। इसे क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। तो फ्रेंड, जितनी ज़्यादा आवृत्ति अगर अधिक होगी तो उसका तारत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। और जितनी उसकी जो आवृत्ति कम होगी उसका तारत्व क्या होगा, कम होगा। तो आवृत्ति के ऊपर तारत्व निर्भर करता है। किसी अवरोध से टकराकर लौटने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है, इको यानी कि प्रतिध्वनि। सोनार निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे उत्सर्जित करता है? तो फ्रेंड्स, सोनार के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। तो इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि कौन सी तरंगे उत्सर्जित करता है। तो इसके कौन सी तरंगी उत्सर्जित होती है सोनार में? पराश्रवी तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है या सहसा गिर जाती है? तो फ्रेंड्स, जो प्रकाश की गति है वो क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। और वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स है, इसका किसी भी चीज़ का इसकी गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए यह तापमान की वृद्धि के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, रिमेन्स द सेम, वैसे ही रहती है। 200 वोल्ट के एक वोल्टता जनित्र को 40 वाट के बल्ब से जोड़ा गया है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया गया है, जो वोल्टेज है वो कितना है, 200 वोल्ट दिया गया है और 40 वाट क्या है, यहाँ पर पावर है, पावर वाट में होती है ना। तो ये क्या है, बल्ब की पावर है, इतने वॉट का बल्ब है। तो बल्ब में जो प्रवाहित धारा है उसका मान आपको बताना है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमें पता है कि P = पावर होता है I × V, करंट × वोल्टेज। पावर यहाँ पर 40 है फ्रेंड्स और करंट इन्होंने पूछा है, वोल्टेज यहाँ पर 200 दिया गया है। ये हो जाएगा 40 / 200। तो I की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1/5, दैट मीन्स 0.2 एम्पियर में आएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.2 एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब मैच नहीं हो रहा है? तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, आप सभी को पता होगा। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होती है। समुद्री शक्ति भी क्या है, एक शक्ति की ही इकाई है। और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो सेल्सियस है वो क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, ये मैच नहीं कर रहा है।
न्यूनतम संभव ताप यानी कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है फ्रेंड्स, -273 डिग्री सेल्सियस। आवेशित कंडेंसर की गतिज ऊर्जा होती है, तो फ्रेंड्स आवेशित कंडेंसर जो गतिज ऊर्जा होती है उत्पन्न, वो क्या होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो संधारित्र होता है कंडेंसेसर, उसमें क्या होता है, संधारिता और इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कितना, 1/2 mv² तो होता है, लेकिन वो किस केस में, ऑब्जेक्ट के केस में होता है। लेकिन संधारित्र के केस में क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर मास जो है, मास का काम यानी कि द्रव्यमान का काम कौन करेगा, संधारिता यानी कि कैपेसिटेंस C, और V यहाँ पर क्या रहेगा, विभवांतर रहेगा v², ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर Q और V के फॉर्म में हमसे फॉर्मूले पूछे हैं। तो जो C की वैल्यू होती है फ्रेंड्स, Q की वैल्यू होती है, मतलब जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो कितना होता है, C × V। तो यहाँ से C और यहाँ से एक V उठाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, और इससे मिल जाएगा Q × V। तो 1/2 Q × V आवेश के फॉर्म में गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। यदि भार W तथा प्रयास P हो तो यांत्रिकीय सुविधा होगी। जो मैकेनिकल फीचर होगा वो क्या होगा, तो जो यांत्रिकी सुविधा होती है, यांत्रिकी लाभ कहते हैं जिसे, वो फ्रेंड्स क्या होती है, भार अपॉन प्रयास, कितना आपने प्रयास किए हैं और भार क्या है। तो यहाँ पर भार क्या देके रखा है, W, और कितने प्रयास हैं यहाँ पर, P। तो यांत्रिकी सुविधा है, यांत्रिकी लाभ का फॉर्मूला क्या होगा, W/P। यांत्रिक प्रत्यास्थ गुणांक की विमाएँ क्या है, तो जो इलास्टिक कोफिशिएंट है फ्रेंड्स, उसकी आपसे डायमेंशन पूछिए, बीमा पूछी है। तो बीमा के लिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। तो यांत्रिक प्रत्यास्थता जो गुणांक है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगाया गया बल क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। और स्ट्रेन क्या होता है, प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन क्या होता है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि लेंथ से लेंथ की यूनिट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। हमें यहाँ पर काम पड़ेगा सिर्फ स्ट्रेस की यूनिट से, जो क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया से। और बल की विमा हमें पता है क्या होती है, Nm²। और न्यूटन को भी अगर हम उसमें कन्वर्ट करें तो न्यूटन क्या होता है, एक बल है, बल क्या होता है, M × G। तो M क्या है, पर द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक या फिर A बोलते हैं, गुरुत्वरण है, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकंड²। और यहाँ पर ऑलरेडी डिवाइड में क्या है, मीटर² है। तो यहाँ पर ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो यूनिट आई वो क्या है, kg। मीटर को ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, सेकंड को भी ऊपर ले जाएंगे -2। अब हम इसकी बीमा बता सकते हैं, kg के लिए m यूज़ करते हैं, ये है लेंथ की यूनिट, और लेंथ के लिए l यूज़ किया जाता है -1, और सेकंड टाइम की यूनिट है उसके लिए t-2। तो इसकी जो बीमा आई फ्रेंड्स, m l की पावर -1, t की पावर है -2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, और यहाँ पे -2 नहीं, यहाँ पर -1 होगा। प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट में उपस्थिति नमी उससे प्रभावित करती है, किसे प्रभावित करती है, अगर रेफ्रिजरेंट में नमी आ जाती है तो उसके कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एवोपरेशन या फिर एक्सपांशन वाल्व को। तो किसको प्रभावित करती है फ्रेंड्स, उसके प्रसार वाल्व यानी एक्सपांशन वाल्व को प्रभावित करती है। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। और इसका क्या मतलब होता है, क्या होती है लेटेंट हीट, तो ये लेटेंट हीट का मतलब ये होता है कि जब भी 1 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 540 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जिसे ही क्या कहा जाता है, जल की गुप्त ऊष्मा। सामान्य तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर पर विकृति मापी यानी कि जो स्ट्रेन गेज होता है के साथ इस्तेमाल किया गया वाहक पदार्थ यानी कैरियर मटेरियल कौन सा होता है। तो इसके साथ कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, अंतर्मरित कागज यानी कि अनपिजनेटेड पेपर। FeCl2 से FeCl3 बन रहा है। इस अभिक्रिया में लोहे के आयन पर कौन से आवेश की मात्रा बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स ये जो FeCl2 है ये क्या है, फेरस क्लोराइड है, और ये फेरिक क्लोराइड है। तो फेरस क्लोराइड से फेरिक क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें FeCl2 में
लोहे पर कितने आयन हैं फ्रेंड्स? 2 आयन हैं, क्योंकि इसने क्लोरीन को क्या करा, क्लोरीन की हमें पता है संयोजकता कितनी होती है, -1 होती है, और 2 क्लोरीन है इसलिए यहाँ पर -2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, इसलिए इस पर 2 प्लस चार्ज आ गए हैं। इसी तरह से हम FeCl3 में देखें तो यहाँ पर क्लोरीन के पास कितने 3 आयन होगा। 3 आयन देने के लिए आयरन के ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे? +3 यहाँ पर हो जाएंगे। तो +2 से +3 हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? लोहा है, लोहे के ऊपर जो आयन है, आयन बढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सा आयन बढ़ रहे हैं? धन आवेश। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम ऊर्जावान है? लीस्ट एनर्जेटिक, लिक्विड, ठोस, प्लाज्मा या फिर गैस। तो फ्रेंड्स जो ठोस होते हैं अणुओं में गतिज ऊर्जा कम होती है, अणु गति नहीं कर पाते हैं ठोस में, इसलिए इसमें जो एनर्जी है ऊर्जा कम हो पाती है, इसलिए कम ऊर्जावान। इन सभी में क्या है? सभी में अणु गति करते रहते हैं, प्लाज्मा, गैस, सभी में अणुओं में गति होती है, लेकिन ठोस में अणुओं में गति नहीं होती, वो स्थिर होते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में जमे हुए होते हैं, इसलिए जो ठोस है उसकी जो ऊर्जा है वो क्या होगी? इनके कंपेरिजन में कम होगी। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है वो क्या कहलाता है? प्रोटॉन। सेल स्थिरांक का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स सेल स्थिरांक होता क्या है? तो जो सेल होते हैं उसके इलेक्ट्रोड जो लगे होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, और किसी भी एक इलेक्ट्रोड को लेकर उसका अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल मान लिया A, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक कहलाता है। तो सेल स्थिरांक का फार्मूला या मान क्या हुआ? L/A। निम्न में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बोलिक एसिड पूछा है फ्रेंड्स यहाँ पर, कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है C6H5OH को क्या कहा जाता है? कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है, और ये बहुत पॉइजनस यानी जहरीला सब्सटेंस होता है। सिरका किसका जलीय विलयन है? विनेगर इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, तो ये किसका जलीय विलयन है फ्रेंड्स? सिरका एसिटिक एसिड का, एसिटिक अम्ल का ये जलीय विलयन होता है। कोई छात्र सोडियम क्लोराइड के तनु विलयन की 1 बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर बाद में लाल लिटमस पेपर पर डालता है तो प्रेक्षण में क्या प्राप्त करेगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम बात करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है फ्रेंड्स? ये एक क्षारक है, यानी कि क्षार है। तो फ्रेंड्स जो क्षार होता है वो नीले लिटमस पेपर पर या नीले कलर पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, और ये क्या करता है? जो लाल लिटमस पेपर है उसको क्या कर देता है? नीले रंग में परिवर्तित कर देता है क्षार। और अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है, इसके विपरीत। तो यहाँ पर ये क्या है? क्षार है, और इन्होंने क्या कहा है कि नीले लिटमस पेपर, तो क्षार नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, और ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? नीला लिटमस पेपर रंगीन हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सही है, और लाल लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? नीला। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ट्रिटियम, ये रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, ये हाइड्रोजन का एक क्या है? समस्थानिक है। मणि यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो फ्रेंड्स ये किसके ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम के। उप सहसंयोजक बंध बनाता है, तो फ्रेंड्स सहसंयोजक बंध जब बनता है जब 2 तत्व क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की पेयर को शेयर करते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म का काम होता है, और वो इलेक्ट्रॉन युग्म जो है दोनों अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक तत्व का रहता है, और दोनों के बीच में वो क्या होता है? शेयर होता है। तो कैसे बनेगा ये? इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इसमें नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? साझा होता है, लेकिन साझे के साथ साथ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, और ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के एक तरफे साझे से होता है। एक तरफे साझे का मतलब ये है कि किसी दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व की वो इलेक्ट्रॉन की पेयर होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक तत्व के होंगे, दोनों के नहीं होंगे। तो इन तीनों में से हम राइट आंसर किसे मान सकते हैं? ऑप्शन 3 को, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के एक तरफे साझे से उपसहसंयोजक बंध बनता है। युग्म का साझा तो होता है, ये भी करेक्ट है, और साझा भी होता है, ये भी करेक्ट है, लेकिन एक तरफा होता है, क्योंकि किसी एक परमाणु के ही दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के नहीं होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3।
फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने आप लोगों के साथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।